प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 मैथ्स का 2023 में आया हुआ जिसका कोड 822 डीवी है, पेपर के बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, जिसके हम पहले कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में देख चुके हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरे का पहला क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कहता है ख क्वेश्चन कि आपके पास ये इक्वेशन दे दी और ये समीकरण, इनको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और x और y के मान निकाल लीजिए। ठीक है ना? तो पहले तो हम हल करते हैं। अब हल करने के हमारे पास कई मेथड हैं। ठीक है ना? जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना, ब्रजगुणन विधि और एक ग्राफीय विधि। तो आपको जो भी आसान लगती हो आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है ना? अब हम इसको करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है ना? देखिए, सॉरी, हम इसको करते हैं एलिमिनेशन विधि से। देखिए बच्चों, हमारे पास एक इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस के 24। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए बच्चों, चूंकि हम इसको विलोपन विधि से करेंगे इसलिए हमें क्या करना होता है विलोपन विधि में कि या तो आप x को सेम कर लो या y को सेम कर लो। इसमें पहले से ही x इक्वल है ना, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, बस डायरेक्ट घटा देंगे, है ना। आप पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करने पर। आप पूरे लिख देना, है ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करने पर। ठीक है, देखिए अब माइनस कैसे करेंगे, वापस से उनको लिख दीजिए आप दोनों इक्वेशन को। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस 24। आप इनको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब देखिए, जब मैं घटाऊंगा तो 2x में से 2x गई, 0 बचेंगे यहाँ। ठीक है ना? अब 3 और प्लस 4, ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये जुड़ जाएंगे। 4 और 3 कितने हो जाएगा, 7y प्लस के 7y इक्वल्स टू, ये प्लस के 11 है और प्लस के 24 है तो ये कितने हो जाएंगे, 35 यानी 35। ठीक है ना? तो y इक्वल्स टू कितना बचेगा, 35/7 यानी 7 पंजे 35। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, y वैल्यू आपके पास आ गई 5। ठीक है ना? y बराबर आ गया 5। अब ये वैल्यू, आप y की वैल्यू ये किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे पहली में चाहे दूसरी में। ठीक है ना? तो देखिए, हम करते हैं पहली इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, समीकरण एक में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो y बराबर 5 जब आप समीकरण 1 में रख दोगे तो कैसे आएगा, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 5 दिया 15 इक्वल्स टू 11। ये हो जाएगा 2x, 15 उधर गया, 11 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 2। तो ये आ जाएगा x वैल्यू इक्वल्स टू 11 में से 15 गए, माइनस के 4 अपॉन, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इस 2 से 1 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। अब आपने ये सॉल्व कर दिया, आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने अलग से लिख दिया, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक है ना बच्चों? तो या तो ये तो आपका अलग से एक हल आ गया जो उसने कहा था कि हल कीजिए, ये हमने हल कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसने कहा था इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। देखिए बच्चों, y बराबर mx प्लस 3 में आप बस x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये रख दीजिए। ठीक है ना? अब हम देखेंगे, ये कहेंगे कि अतः ये x बराबर -2, y बराबर 5, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, mx प्लस 3 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू रख दिया आपने 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 रख दिया, इंटू m इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -2 और प्लस के 3। तो कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस के 2m प्लस के 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के 2m इधर आ गए, प्लस के 2m हो गए, प्लस के 2m हो गए, 5 उधर जाके कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2/2, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 से 1 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, -1। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू आ गई आपकी -1। ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ये। देखिए बच्चों, हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है ना? मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC
ये हमने कोई ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि इसकी भुजाओं ए बी और ए सी को कर्म से डी और ई पर, यानी ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करे एक कोई रेखा है ऐसी, है ना। मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेखा जा रही है यहाँ पे ऐसे, ये इसको ए बी को डी पर, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये ई पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये और ये भुजा BC के समांतर है, ये इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए हमें AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, यानी AD अपॉन AB दिखाना है और AE अपॉन AC दिखाना है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए बच्चों प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को, देखिए बच्चों प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्या क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें लिख दीजिए दिया है, सबसे पहले लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC, ठीक है ना, एक त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें एक रेखा DE है तथा DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, पैरेलल मतलब समांतर है ना। DE जो है वो BC के समांतर है, ये हमने बात लिख दी इसमें। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे लिखना है कि सिद्ध करना है, या लिख दो प्रूफ, टू प्रूव, ठीक है ना, सिद्ध करना है। अब ये देखो कि क्या सिद्ध करना है हमें, वो लिख दें यहाँ, वो लिख देना है। तो AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, लास्ट में सबसे लिख देना है प्रूफ, या हिंदी में लिख सकते हैं उपपत्ति। उपपत्ति थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, आप प्रूफ लिख देना इसको, चाहे यहाँ पे लिख देना गिवन, दिया है की जगह गिवन लिख दो, सिद्ध करना है की जगह टू प्रूव लिख दो, टू प्रूव, और ये प्रूफ है ही, ठीक है ना, उपपत्ति। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलते हैं जो उसने दिया है इससे कि DE पैरेलल है BC के, ठीक है, दिया है DE पैरेलल BC, ये लिख दो, दिया है DE पैरेलल है BC के। अगर ये DE BC के पैरेलल है तो हमारी एक थ्योरम है हमारे पास, आपकी बुक में वो थ्योरम 6.1 है, ठीक है ना, NCERT में, उसमें देखना 6.1 थ्योरम में वो कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है और वो रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे हमने ये DE खींची ना, ये अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये इन अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में डिवाइड करेगी, यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, ये थ्योरम कहती है वो। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि AD अपॉन DB कह लो या BD कह लो, AE अपॉन EC, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट 6.1। अब आप एग्जाम में यहाँ नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, एग्जाम में आप यहाँ पूरी थ्योरम लिखोगे वो, ठीक है ना बच्चों, उस थ्योरम को याद कर लेना आप, और वो थ्योरम आपको यहाँ पे पूरा रीजन लिखना है, ठीक है ना, कि क्या रीजन है ये, ठीक है। अब देखिए हमें तो चाहिए था कि AD अपॉन AB था, होना चाहिए था, लेकिन AD अपॉन हमारे पास DB आया है। तो देखिए अब यहाँ पे AB कैसे बनाए, है ना, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, DB अपॉन AD दोनों ओर का हम व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है ना, व्युत्क्रम होता है उल्टा, तो हमने व्युत्क्रम कर दिया इसका। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ +1 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, +1, AD +1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE +1, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा, DB + AD अपॉन AD इक्वल्स टू EC + AE अपॉन AE। अब देखिए बच्चों DB + AD क्या बन जाएगा, देखिए DB + AD पूरा AB बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, हम इसकी जगह लिख सकते हैं DB + AD की जगह AB, है ना, पूरा AB लिख सकते हैं, AB अपॉन हो जाएगा हमारा AD। अब देखिए ये वाला EC + AE क्या हो जाएगा, EC ये है और AE आपका ये पूरा है, ठीक है ना, AE, EC + AE क्या हो जाएगा, पूरा AC बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ AC
ए सी अपॉन ए ई लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये लगभग हमारा आ चुका है, हमें ये प्रूफ करना था ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, हमारा आया है ए बी अपॉन ए डी, उल्टा आ रहा है ना, तो हम वापस से भी उत्क्रम कर देंगे यहाँ पर, है ना, दोबारा से भी उत्क्रम कर देंगे, तो इसको लिख देंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू, सॉरी हम इसको लिख देंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, दोबारा से व्युत्क्रम कर देंगे और ये लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा और आप वो थ्योरम भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शायद उसका प्रूफ ही दे दे वो, ठीक है ना, इस बार, तो इसलिए उसको अच्छे से कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपकी ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये है क्वेश्चन, ये कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप वो भिन्न मान लीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास 1/2 लिखा हुआ है ना, ये भिन्न है, भिन्न कहते हैं इसको, जहाँ पे ये ऊपर वाला अंश होता है, क्या होता है, अंश, और ये क्या होता है, नीचे वाला, ये होता है हर, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार की एक भिन्न मान लेंगे, है ना, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x अपॉन वाई है, हमने ये मान लिया x अपॉन वाई है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि अगर मैं उसमें भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश में से अगर मैं 1 घटा दूं, ऊपर में से अंश में से 1 घटा दूं, बाकी सब सेम रहे, तो ये भिन्न 1/3 बन जाती है, ठीक है ना, ये बात कही है उसने। अब यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लो हल्का सा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई और इक्वल्स टू 3, और ये आपकी एक पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब उसने अगली कंडीशन क्या दी है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और उसने कहा है कि वह 1/8 हो जाती है जब हर में कितना 8 जोड़ देंगे, अगर हर में 8 जोड़ दिया तो वो 1/4 बन जाएगी, ठीक है ना, तो उसको 1/4 के इक्वल रख दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8, ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोनों में y है, सेम है, दोनों की क्वांटिटी है ना, इसमें भी एक ही y है, इसमें भी एक ही y है, तो आप डायरेक्ट कर दो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, आप समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर सही सेम आएंगे। तो 3x आप लिख दीजिए, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे लिख दीजिए 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, है ना, ये वाला, इनको हम माइनस करेंगे तो नीचे के साइन सब चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, y प्लस माइनस वाई 0 हो जाएगा, 3x माइनस 4x, ये बचेगा माइनस के x, और 3 माइनस के 8 हो जाएगा माइनस के 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये x की वैल्यू 5 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहती है हमारी, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3 को धर ले आओ, वाई को धर पहुँचा दो, 5 दिया 15 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, है ना, तो 15 में से 3 गए 12, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 3 गए 12, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, भिन्न, आपका भिन्न हो जाएगा बच्चों, आपका भिन्न जो हो जाएगा, असल भिन्न जो होगा, x अपॉन वाई माना था ना हमने, x आ गया 5, y आ गया 12, तो ये हो गया आपका भिन्न, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है कि समीकरण x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है और x 0 नहीं है, इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये डे है आपके पास, हम लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, इसको सही से द्विघात समीकरण बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, लेकिन इसके फैक्टर हमें द्विघात सूत्र से करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट इसके फैक्टर नहीं होंगे, एक ही कम एक और प्लस करके एक ही आना चाहिए, गुना करके सॉरी प्लस करके 3 आना चाहिए और गुना करके 1 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर तो हमारे पास होंगे नहीं, तो हम द्विघाती सूत्र से करेंगे इसको, ठीक है ना। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, देखिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इसकी तुलना इससे कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी जब हमने तुलना कर दी
तुलना करने पर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एक्स स्क्वायर के इंटू में है यहाँ पे, वो a बराबर आ जाएगा 1। b बराबर क्या आ जाएगा -3, जो x के मल्टीप्लाई में है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो खाली है ना, c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई। अब देखिए द्विघाती सूत्र क्या कहता है, द्विघाती सूत्र से, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है ना, देखिए द्विघाती सूत्र क्या कहता है कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब देखिए हम वैल्यू रख देंगे वापस सारी। -b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है ना, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 -4 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 ही आएगा। तो 9 में से 4 के बच्चों क्या बचेंगे हमारे पास, 5। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में आ जाएगा 2। यही आपके एक्चुअल में इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है ना, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है कि दी गई बारंबारता सारणी की मध्यिका ये है, x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक हमें सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, एक सारणी बनानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यह है आपका च क्वेश्चन, दूसरे का च। ठीक है, देखिए सारणी बनाएंगे और सारणी में हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल आ जाएगा। उसके बाद आएगा वर्ग अंतराल के बाद, देखिए वर्ग अंतराल लिख लेते हैं पहले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है ना बच्चों, 50 से 60 आ गया। अब आप इसका निकालते हैं मध्यमान। आगे चलते हैं, इसने क्या दिया है, बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता ये है आपकी f। ठीक है ना, अब बारंबारता लिख दीजिए यहाँ पे 5x 20 15 y और 5, ये आपकी बारंबारता आ गई। उसके बाद लिखनी पड़ती है आपको संचयी बारंबारता। ठीक है ना बच्चों, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, इसको हम CF से डिनोट करते हैं ना। देखिए 5 आप जू का तू लिख दीजिए सबसे पहले, सबसे ऊपर वाला बारंबारता में से 5 जू का तू लिख दिया आपने। अब 5 के बाद क्या करना होगा, 5 के बाद क्या करना होगा, आप जू का तू लिख करके इसमें ये जोड़ करके लिखिए, यहाँ से ये ऐसे जोड़ करके यहाँ पे लिखिए। ठीक है ना, नीचे तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। फिर 20 प्लस x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 को 5 में जोड़ दो कितना हो जाएगा, 25 प्लस x, x को बाद में ही लिख लेंगे। फिर 15 को 25 में 25 प्लस x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, 40 प्लस x हो जाएगा, ये जू का तू रहेगा। अब इसमें हम y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस x प्लस y, और ये 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है ना, ये आपकी आ गई संचयी बारंबारता। देखिए बच्चों अब ये आपकी टेबल होगी पूरी कंप्लीट। ठीक है ना, इसमें बल्कि ये वाला कॉलम आप मत कीजिएगा। ठीक है ना, ये वाला कॉलम नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका यूज़ कोई इसमें है नहीं, ये समांतर माध्यम में यूज़ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मध्यिका से करना है हमें। देखिए इसने मध्यिका दी है हमें 28.5। ठीक है ना, क्या दी है 28.5, और x और y का मान हमें निकालना है, और चूंकि कुल बारंबारता 60 है तो कुल बारंबारता ये जो है ये पूरी 60 है। ठीक है ना, और इनको जोड़ करके जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं ना, ये भी ये कुल बारंबारता ही आती है, यानी इसकी वैल्यू ये इसके बराबर है। समझ रहे हैं ना आप, तो यहाँ से पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी यहाँ 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनको जोड़ जोड़ के जो ये लास्ट वाली आती है संचयी बारंबारता में, वो इसका योग ही होता है ना, इसका योग इसने टोटल दे ही रखा 60, तो हम क्या करेंगे बस इसको इसके इक्वल रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 में से 45 गए 15 बचेंगे, और ये बन जाएगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखिए हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या है,
इसने माध्यिका दे रखी है और माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच वाला, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। सबसे पहले इसने माध्यिका 28.5 दी है। अगर इसने माध्यिका 28.5 दी है तो इसे वर्ग अंतराल में ढूंढ लो कि किस वाले वर्ग अंतराल में है ये। देखियो 28.5 यहाँ पे बैठेगी लगभग, है ना, इसमें बैठेगी क्योंकि ये 20 से 30 है, तो 20 से 30 28.5 यहीं पे बैठेगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो इस लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू इसको हम L मान लेंगे। तो L बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, L बराबर हो जाएगा 20, ठीक है ना। इसके सामने वाली हो जाएगी आपकी F, ये वाली जो है ये हो जाएगी F, ठीक है, ये हो जाएगी F, ये हो जाएगी F, तो आप इसको मान लेंगे F, ठीक है। F के ऊपर संचयी बारंबारता में जस्ट ऊपर बस ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये वाला ये हो जाएगा आपका CF, तो आप इसको लोगे CF, ठीक है ना, आप इसको लोगे CF। और ये जो 60 था इसको लोगे N की वैल्यू, ठीक है ना। CF क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 5 और N की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60, ठीक है ना। और एक H की वैल्यू है, H क्या होगा आपके पास, देखिए बच्चों, जो जितना डिफरेंस इनमें था अंतराल में, जितना जितना डिफरेंस चल रहा था वो H आ जाएगा। जैसे 0 और 10 में कितना डिफरेंस है, 10 का, 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 10 का, 30 और 20 में 10 का, 40 और 30 में 10 का, सब में 10 का है, तो H बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला होता है माध्यिका का, माध्यिका का फॉर्मूला आपके पास ये है कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू में यहां पे आता है H, ठीक है। इसमें आप सारी वैल्यू रख दोगे, क्या रख दोगे, सारी वैल्यू रख दोगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए माध्यिका होती है आपके पास 28.5 जो उसने दी है, ये दे दी उसने, रख दी। L की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 प्लस n/2 हमारे पास क्या हो जाएगा 60/2, 60/2 कितना हो जाएगा 30 माइनस CF कितना है, CF अपने पास है x प्लस 5, तो ये रख दो x प्लस 5 अपॉन में f है, f कितना है वो भी 20, ये 20 यहाँ रख दो और ब्रैकेट में लगा करके इंटू H लगा दो। H क्या है 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस, अब देखिए अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की 30 माइनस x और माइनस प्लस माइनस के 5 अपॉन में पूरे के रहेगा 2 ही, ये तो खत्म हो गया ना। अब 28.5 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 20 प्लस 30 में से 5 गए कितने बचेंगे, 30 में से 5 गए 25, 25 माइनस एक्स अपॉन 2, इस 20 को इधर पहुंचा देंगे। 28.5 में से 20 घटा दो तो कितने बचेंगे आपके पास, देखो 28.5 माइनस 20, इसको ऐसे लिख दोगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास सिर्फ 8.5, क्योंकि 28.5 में से 20 घटा दोगे तो 8.5 बचेगा इक्वल्स टू, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड में था, ये गुना में चला जाएगा इधर, तो ये आ गया, यहाँ बचेगा 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 5 का पूरा हो जाएगा ये 17 आ जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 माइनस के 17 और 25 में से 17 गए कितने बचेंगे 5 और 3 8, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 आ गई बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ये x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 हमने क्या मानी थी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, है ना। तो इसमें हम x की वैल्यू 8 रख देंगे प्लस y इक्वल्स टू 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8 और बराबर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15 में से 8 गए 7, यानी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू आपके पास 7, ये हो गए आपके आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में, है ना, आपको यहाँ एक क्वेश्चन करना है, किन्हीं 2 में से एक करना है और आपको 6 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। और बच्चों आपको ये बड़ी ध्यान से चूज करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, ठीक है ना, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। आपको ऐसा क्वेश्चन चूज करना है जो आपको अच्छे से आता हो, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि दो घन हैं जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है प्रत्येक का, ठीक है ना। घन कैसा होता है बच्चों, आपने डाइस देखा होगा, है ना, गिट्टा, जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें वो जो पासा होता है, पासा, और उसको इंग्लिश में कहते हैं डाइस, है ना, वो घन के आकार का होता है, घन के आकार का, ठीक है ना।
ऐसा देखिए इस टाइप का होता है वो, ये चीज ऐसे ऐसे आपके पास दो हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपके पास दो हैं, ऐसे ऐसे आपके पास दो हैं। वो ये कह रहा है कि प्रत्येक का आयतन दोनों का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अगर प्रत्येक घन का आयतन इतना है तो अगर हमें इसकी भुजा निकालनी हो तो भुजा कैसे निकलेगी। अगर हम घन के आयतन की बात करें तो घन का आयतन होता है भुजा का, जो इसकी साइड है भुजा है ना, उसका क्यूब इक्वल्स टू आयतन है ना। तो हम आयतन के नीचे अगर हम ये लिख दें कि घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा का क्यूब इक्वल्स टू 64, तो यहां से क्यूब इधर जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा, ये जो क्यूब है ये उधर क्यूब रूट में चला जाएगा है ना, घन मूल में। तो यहां से क्या हो जाएगा, घन की भुजा आ जाएगी। घन की भुजा क्या होगी, घन की भुजा हो जाएगी आपकी क्यूब रूट 64 का। अब ये किसका क्यूब रूट होता है, 4 का है ना। देखिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 नंबर हो जाएंगे ना, 3 से एक बाहर आ जाता है तो क्यूब रूट का ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक घन की साइड निकाल दी, ठीक है ना। अब देखिए अगर एक घन की साइड 4 है इसकी, क्योंकि आयतन दोनों का सेम था तो इसकी भी साइड 4 ही होगी, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपने मिला दिया, ठीक है ना, इन दोनों को आपने मिला दिया और मिला करके एक अलग क्यूब, एक अलग क्यूबॉइड बना, अब उसको कहेंगे घनाभ, ठीक है ना। ऐसा घनाभ बनेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर अगर मैं इन दोनों को यहां से इसमें मिला दूं, ये यहां से मिला दूं, तो ये एक ऐसी आकृति बन जाएगी, ठीक है ना। ये एक ऐसी आकृति बन जाएगी। अब देखिए ये आकृति, इसमें अगर मैं यहां ऐसे कहूं, तब संलग्न भुजाओं को, संलग्न भुजा, सॉरी संलग्न फलकों को, फलकों को कह दो है ना, संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों को मिलाकर बने घनाभ का, बने घनाभ की, बने घनाभ की लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी। देखिए लंबाई उसकी हम मान लेते हैं, देखिए जो उसकी लंबाई होगी 4 ये है और 4 ये है, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 8 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4 + 4 इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। और चौड़ाई तो इसकी जू की तू रही, जो ये चौड़ाई है ये वाली, ये और ऊंचाई भी इसकी जू की तू रही, चौड़ाई इसकी 4 थी, ऊंचाई भी इसकी 4 थी, तो ये 4 रहेगी और ये भी 4 रहेगी, ठीक है ना। ये हो जाएगी, लंबाई को हम एल कह देते हैं, वो 8 हो जाएगी 4 + 4, और ब्रेथ ये बी जो है चौड़ाई है ये भी 4 हो जाएगी, और जो ऊंचाई है वो भी 4 है ही, ठीक है ना। तो एल बी एच आपके पास ये अलग अलग आ गए। अब आपको इसका क्या करना है, जो ये आपका घनाभ बना इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल पता होगा आपको, क्या कहते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, या एल इंटू एच, ठीक है। देखिए बस इसमें आप क्या करिए, इनकी इनकी जो है वैल्यू रख दीजिए, 8 इंटू 4, 8 गुना 4, 4 गुना 4 और प्लस 8 गुना 4, ये 8 गुना 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब ये हो जाएगा आपका 32 और 32 64, 64 और 16 ये हो गया आपका 80, ठीक है ना। और 8 दूनी 16 ये हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर में था ही, और क्षेत्रफल आता है स्क्वायर में, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवर्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, ठीक है ना। एक गोला है वो एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में डूब जाता है पूरा तो बेलनाकार बर्तन की पानी की सतह इतने सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक बेलन है, एक बेलनाकार बर्तन है, और वो कैसा होगा, देखिए बेलनाकार बर्तन कुछ ऐसा होगा, है ना। ये उसका ऊपर का सिरा हो गया,
और थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं इसको, ये आपका नीचे का सिरा हो गया बेलन का, ठीक है ना। ये नीचे से बंद है बच्चों, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है कुछ। अब इसके अंदर जो है हमने एक गोला डाल दिया है ना, जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हमने एक ये गोला डाला इसके अंदर, ठीक है, हमने ये गोला इसके अंदर डाला और ये इसकी सतह पर पड़ा है ऐसे नीचे, ठीक है ना। और इस गोले का व्यास जो है वो कितना है, वो 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अब देखिए, मान लीजिए पहले जो पानी था वो इतना था, पहले जो पानी था वो इतना था, यहाँ पर था, ठीक है ना, पहले था वो इतना। अब जो पानी जब हमने इसमें ये डाल दिया तो वो पानी चढ़कर कितना हो गया, इतना आ गया ऊपर, इतना ऊपर आ गया वो पानी, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। यानी ये जो डिस्टेंस बढ़ी, ये ऊपर की डिस्टेंस बढ़ गई। और कितनी बढ़ी, उसने कहा कि पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यानी ये जो है उसने दिया 3 सही 5/9 सेंटीमीटर, ये ऊपर बढ़ गई है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है ये इतनी ऊपर बढ़ गई 3 से ही 5/9, ठीक है ना। तो यानी जितना वेट इसका होगा, जितना आयतन इसका होगा, सॉरी, जितना आयतन इस गोले का होगा उतना ही आयतन उस पानी का होगा जितना पानी ऊपर चढ़ा है पिछले लेवल से। यानी ये जो पानी यहाँ पे है इतने वाला, ये वाला, ये भी तो इस बेलनाकार बर्तन में ही है, तो इसका आयतन और इस पानी का आयतन सेम रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गोले का आयतन निकालते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, माना गोले का आयतन V बराबर क्या है, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। इसका व्यास जो था वो 12 था, है ना। अब जो जो व्यास होता है वो 12 दिया हुआ है, अगर उसने d बराबर 12, तो r की वैल्यू होती है d/2, यानी 12/2 आ जाएगी। 12/2 का मतलब r की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है। ये आयतन आ गया गोले का, ठीक है बच्चों, ये आयतन आ गया। इसको समीकरण 1 बना दो और यहीं पे छोड़ दो। अब जो वो पानी ऊपर चढ़ा था उस पानी का आयतन निकालते हैं, ठीक है ना। यानी हम कहेंगे बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन जो ऊपर चढ़ा था वो, तो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। देखिए बेलनाकार बर्तन का क्या आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए पाई तो अपने पास था ही, जू का तू रहेगा, पाई को एज इट इज रख लेते हैं पाई को। अब बेलनाकार जो आयतन है पानी जो है उसके अंदर, इस जो बेलन की त्रिज्या होगी वो ये आर है, इस ये हमारे पास है नहीं तो इसको एज इट इज रखो। अब देखिए हाइट कितनी है उस पानी की, जो पानी हमने ये रखा है जिसका आयतन हम निकाल रहे हैं उसकी हाइट ये है, सिर्फ ये वाली। तो ये कितनी है, ये है आपकी 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32/9। तो इसको रख देंगे हम 32/9, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। अब जो एक गोले का आयतन, जैसे कि हमने मान लो इस बेलन में ये गोला डाला था, तो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर चढ़ेगा, यानी इन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यानी गोले का आयतन बराबर है पानी का आयतन। जो ये हमने पानी का आयतन निकाला ना, ये वाला पानी का आयतन, ठीक है। अब देखिए गोले का आयतन कितना था, 4/3 पाई 6 का क्यूब इक्वल्स टू, और ये कितना है, पाई आर क्यूब 32/9, ठीक है ना बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे और आंसर ले आएंगे। पाई से पाई खत्म, ठीक है ना। अब देखिए 4 से 4 8 32, ये कट गया। 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9, ये कट गया, ठीक है। बचा आपके पास ये आर क्यूब को यहीं छोड़ दो, 3 को गुना में ले जाओ, 8 को बट्टे में ले जाओ। तो 6 का क्यूब हो गया 6 गुना 6 गुना 6, और गुना में ये वाला 3 जाएगा इधर, और अपॉन में आ जाएगा ये वाला 8, ठीक है ना। और इक्वल्स टू आ जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आर क्यूब निकालेंगे हम, तो ये आर क्यूब बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये पूरा कट गया, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आर क्यूब इक्वल्स टू 3, सॉरी ये स्क्वायर है बच्चों, है ना, ये गलत हो गया, आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है। और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में जाएगा, और स्क्वायर रूट से जो वैल्यू निकलेगी वो बड़ी बढ़िया होगी। देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप इधर स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3।
अब स्क्वायर रूट से जब हम बाहर निकालते हैं, ये स्क्वायर रूट इधर चला गया रूट में, है ना, स्क्वायर रूट में, तो ये एक पेयर इसका बाहर आ जाएगा, एक पेयर इसका बाहर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 गुना 3, एक 3 इसका, एक 3 इसका, तो 3 आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, आर बराबर 9 आ गया। अब ये किसकी, ये जो त्रिज्या है ये किसकी है, ये उस बर्तन की है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने पानी भरा था, उस पानी का आयतन निकाल लेते ना हम, तो उस बर्तन की त्रिज्या है ये। अब हमें क्या निकालना है, बर्तन का व्यास निकालना है। तो बर्तन का व्यास क्या हो जाएगा, बर्तन का व्यास, व्यास जो होता है वो होता है 2 गुना त्रिज्या, तो यानी 2 गुना 9 यानी 18 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये फोर्थ, कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर स्थित, चलो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं साथ के साथ। देखिए बच्चों, यह ऐसा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से, यानी भूमि पर कोई बिंदु x स्थित है, इससे ऊर्ध्वाधर टावर PQ, ऊर्ध्वाधर टावर है एक हमारे पास PQ, है ना, हम यहाँ पे एक टावर बना देते हैं PQ, ठीक है। अब PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण, यानी PQ का शीर्ष जो है Q वो ये है, और ये जो नीचे वाला पाद बिंदु है ये P है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम इसका उन्नयन कोण बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ये बना दिया हमने इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये कह रहा है कि बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, बिंदु x ये था अपने पास, इससे 40 मीटर दूर ऊपर एक बिंदु y है, इसने कहा, है ना, स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यही Q का उन्नयन कोण जो हो गया, यही अब क्या हो जाएगा, 45 डिग्री है। इसके लिए बेस का होना जरूरी है आधार का, तो हमने आधार अपनी तरफ से बना दिया, और ये जो बन गया आपका एंगल, ये बन गया 45 डिग्री। कहता है कि टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। आपको ये PX ज्ञात करना है और टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, ये तो उसने दी है, ये जो दी है उसने, ये वाली डिस्टेंस, ये तो 40 मीटर दी है उसने, ठीक है ना। तो अगर ये 40 है तो इतनी ये भी 40 होगी, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये भी 40 मीटर होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, बस, ठीक है ना, यहाँ तक ये 40 मीटर है। तो हम इसको x मान लेते हैं, ऊपर वाली को, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बिंदु मान लेते हैं r, ये जो पॉइंट है ये r है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, या हम इसको x नहीं h मान लेते हैं, क्योंकि ये हाइट है तो हम इसको h मान लेते हैं, और इसको x मान लेते हैं नीचे वाली को, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं। तो अब एक ट्रायंगल में चलेंगे, सबसे पहले उसको बता देंगे, माना हमारे पास क्या माना हमने कि px बराबर क्या है, px बराबर x है, x मीटर मान लीजिए, ठीक है ना, और qr जो है, qr वो h है, h मीटर, ठीक है ना, ये मान लिया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, या इसको कहो कि ट्रायंगल, इस वाले में चलते हैं, PXQ में, PXQ में, त्रिभुज PQXQ में, PXQ में, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो एंगल होता है ये 60 डिग्री। अब इसमें हम लगाएंगे इसका और इसका रिलेशन, ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है, लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये लंब है, ये आधार है, और लंब और आधार में रिलेशन बनता है tan में। तो ये क्या बनेगा, tan 60 इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब क्या है PQ, आधार क्या है PX। अब देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, है ना, ये होती है अंडर रूट 3। और PQ की वैल्यू क्या है अपने पास, H प्लस 40, पूरी है PQ, QR प्लस PR, है ना, आप इसको ऐसे लिख लो, PR प्लस QR अपॉन PX, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपके पास, देखिए अंडर रूट 3, PR जो होगी, PR वो कितनी होगी, 40 दे रखी है वो तो, प्लस QR कितनी है H, तो ये हो जाएगी H प्लस 40 अपॉन X। PX की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल x, है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन बनानी है कि h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए x की गुना यहाँ हो जाएगी √3 में, √3x हो गया, और इस 40 को भी मैं इधर भेज देता हूँ, ये हो गया -40 इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा सिर्फ h, ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। देखिए बच्चों, दूसरा ट्रायंगल क्या कहता है, ये दूसरा ट्रायंगल, ये छोटे वाला QYR में, है ना। अब हम कहेंगे त्रिभुज QYR में, QYR क्या कहता है, इसमें भी हम लंब बटे आधार लगाएंगे। अब देखिए ये x है तो ये भी x ही होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी tan लग जाएगा, tan 45 बराबर
लंब बटे आधार यानी h अपॉन एक्स। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो tan 45 का मान होता है 1। यहाँ जब हम 1 रखेंगे तो इस x की गुना इस 1 में हो जाएगी, गुना x बराबर h। तो यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर h आ जाएगा। यहाँ से बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दाएं हाथ पर दाईं तरफ दाईं साइड में दाएं पक्ष में दोनों तरफ h है ना। तो अगर यहाँ h है तो ये h बराबर होंगे, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम इस चीज़ को इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। √3x - 40 को x के इक्वल रख देंगे। तो देखिए बच्चों, पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी और दूसरी इक्वेशन ये थी, तो हम लिख देंगे। तो अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इसकी ये राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो यह आ जाएगा √3x - 40 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से ये x चला जाएगा इसके पास, 40 आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा √3x - x इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 - 1 इक्वल्स टू 40। और यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 40 बटे √3 - 1। अब देखिए बच्चों, जब भी अपॉन में रूट आता है तो हम इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, इसके उल्टे साइन से गुना भाग करेंगे, है ना। मान लीजिए √3 - 1 है, तो आप √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर वाला तो ये एज इट इज रहेगा 4 × √3 + 1। लेकिन नीचे देखिए, ये a - b और a + b फॉर्म का बन गया है ना, फॉर्मूला होता है ना a - b a + b, तो क्या हो जाता है a² - b²। ऐसे ही इसको कर देंगे हम, वो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा 40 × √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 - 1। तो ये क्या बचेगा, 40 गुना √3 + 1 अपॉन 2 बचेगा। 2 से इसे काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 20 √3 + 1। तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई। x क्या था, x था हमारा px, तो हम इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू 20 √3 + 1। ये हो जाएगा आपका एक आंसर, ठीक है ना। अब दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं, PQ की तरफ। PQ क्या था, देखिए बच्चों, PQ क्या था हमारे पास, PQ था, देखिए PQ था हमारे पास H प्लस के 40 और H क्या था समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 में H बराबर था x, है ना। तो जो x की वैल्यू वही H की वैल्यू, तो है ना। तो H जो था वो x था, ये x + 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, जो हमने ऊपर निकाली है, यानी 20 √3 + 1 और प्लस के 40 ये आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा 20 कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, √3 + 1, ये तो इधर से बचा, और यहाँ पे क्या बचा +2, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल 20 √3 + 3, ठीक है ना। ये आ गया आपका PQ। यही आपका हो जाएगा दूसरा आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अथवा में है ना। तो आप या तो जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया है, या तो ये करोगे या ये वाला करोगे, दोनों के 6 नंबर ही हैं। आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं मत कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छे से आता हो कोई एक क्वेश्चन वो कर लीजिए, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्या कहता है, अथवा में जो है, अथवा के बाद देखिए ये कह रहा है कि एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास पुल यहाँ पे है और वो नाव यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। अब वो नाव जो आ रही है इधर, वो मान लीजिए फिलहाल यहाँ पर है और ये पुल यहाँ पर है, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री बनना है। मान लीजिए ये पुल की ऊंचाई है यहाँ से नीचे से, और ये आपकी पूरी नहर है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पुल बना हुआ है यहाँ है, अब इस नाव का जो है उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री उन्नयन कोण। अब ये कह रहा है कि नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी अब नाव जो है थोड़ी आगे आई तो उसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। 4 मिनट चल करके वो आगे आई तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 4 मिनट लगे, ठीक है ना, 4 मिनट लगे उसको, ठीक है। अब कह रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है, ठीक है ना बच्चों। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। देखिए ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हाइट मान लेते हैं h है और इसको हम मान लेते हैं डिस्टेंस को x डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, माना
माना ए बी की जो दूरी है वो कितनी है, h मीटर है, ठीक है ना, जितने भी दे रखी है उसने। वैसे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कह देंगे सिर्फ h है, ठीक है ना, ए बी की दूरी, क्योंकि उसने कोई यूनिट नहीं दे रखी, ठीक है ना। अब देखिए, और जो ए डी है हमने वो भी मान ली, ए डी जो है वो कितनी है, वो x है, ठीक है ना। और जो सी डी है आप उसको कुछ मत मानो, उसको सी डी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ठीक है ना, इस वाले में, छोटे वाले में। तो यहाँ से अगर मैं लंब और आधार में रिलेशन देखूं तो मेरे पास वही tan 60 है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब यानी ए बी बटे आधार यानी ए डी। तो लंब क्या हो जाएगा, h/x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो √3 रख दो और h/x रख दो, x की गुना यहाँ पे कर दो, तो यहाँ से ओवरऑल x की गुना जब यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3x बराबर h। तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये बड़े वाला, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे त्रिभुज BCA या ACB में, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, बस ये वाला जो एंगल है वो बीच में होना चाहिए। इसमें भी हम क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए लंब और आधार में रिलेशन चाहिए। तो tan 30 इक्वल्स टू लंब बटे आधार यानी AB/AC, ठीक है ना। तो AB क्या है अपने पास, h है, AC क्या है अपने पास, CD प्लस x है, तो हम इसको कह देंगे CD प्लस x, ठीक है ना। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, पहले तो tan 30 की वैल्यू रख देते हैं, क्या होगी 1/√3, ठीक है ना, और यहाँ से हो जाएगा h/CD प्लस x, ठीक है ना। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई CD प्लस एक्स की यहाँ पे कर देंगे 1/√3 में, या एक काम कीजिए, हाँ देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका CD प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 और h। अब h की भी वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CD प्लस एक्स बराबर √3 इंटू h, h की वैल्यू क्या है, √3x, तो ये हो जाएगा √3x। ये कितना आ जाएगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास CD प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 के √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। तो इस x को उधर भेज देंगे, 2x हो जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ CD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2x, ठीक है ना, CD क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए CD बराबर आपका क्या आ गया, 2x, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी CD/2, यानी जो ये x की दूरी है ये वाली, ये इसकी आधी है CD की, है ना, ये तो कहा उसने CD की आधी है। तो अगर CD को लग रहे हैं 4 मिनट पार करने में, तो इसको तो और भी आधा मिनट कम लगेगा, मतलब उसका आधा टाइम लगेगा। तो अगर इसको 4 मिनट लग रहे थे तो इसको 2 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे, मेरे पास थोड़ी जगह कम है ना, तो हम यहीं पे कर देते हैं, आप इसको पूरा लिख दीजिएगा। आप क्या लिखेंगे कि CD दूरी को पूरा करने में लगा समय, या CD दूरी चलने में लगा समय बराबर 4 मिनट, आप ऐसे लिखोगे बराबर 4 मिनट। तो CD/2 यानी x, है ना, CD/2 यानी x दूरी यहां से यहां तक, या उसको कहो कि बिंदु D से पुल तक जाने में लगा समय, है ना, कितना होगा, वो इसका आधा लगेगा, क्योंकि दूरी आधी हो गई तो समय भी तो आधा हो जाएगा। तो 4/2 बराबर ये आ जाएगा आपका 2 मिनट, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, आपको एक करना होगा, फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुत्र की उम्र माननी पड़ेगी। माना पुत्र की उम्र जो है वो कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। तो पिता की कितनी हो जाएगी, तो पिता की उम्र हो जाएगी, तो पिता की उम्र बराबर कितनी है, 7 गुनी पुत्र की उम्र की, तो ये हो जाएगी 7x, ठीक है ना। पुत्र की x मानी तभी तो पिता की 7 गुनी होगी। अब कह रहा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुना थी। तो अगर 2 वर्ष पहले की बात है तो 2 वर्ष पहले तो हम इनकी उम्र देखते हैं पहले कितनी रही होगी, 2 साल पहले इनकी उम्र कितनी रही होगी। ये तो इसने कंपैरिजन दे रखा कितनी गुनी थी, है ना, लेकिन हमें पता तो हो कि 2 वर्ष पहले थी कितनी दोनों की आयु। तो 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितनी है, पहले हम वो देखते हैं, पुत्र की उम्र कितनी थी। तो पुत्र की उम्र क्या थी, अब अगर x है तो 2 साल पहले कितनी होगी, x-2। मान लीजिए आपकी उम्र फिलहाल 15 है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, 15 में से 2 घटाएंगे, है ना, 13 रही होगी। ऐसे ही अगर इसकी पुत्र की उम्र वर्तमान आयु जो फिलहाल x है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, x-2, ठीक है ना, वर्ष।
तो पिता की कितनी रही होगी, पिता की उम्र रही होगी 7x, तो फिलहाल है तो 2 साल पहले 2 घटा दीजिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा ये आप लिख लेना, माना पुत्र की वर्तमान आयु है ये दोनों की, इनकी वर्तमान आयु, इसकी भी उम्र वर्तमान उम्र है और इसकी भी वर्तमान है, मतलब जो आज फिलहाल है उनकी, ठीक है ना। अब देखिए 2 साल पहले इतनी आ गई। अब करते हैं कंपैरिजन जो उसने कहा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने कहा कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र लिख दीजिए पहले, पिता की उम्र लिख दिया, पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, पुत्र की उम्र लिख दो इधर। अब ये पिता की उम्र पहले से ही 13 गुना है, तो अगर मुझे इन दोनों की उम्र बराबर करनी हो तो कम वाले में मैं 13 की साइड गुना कर दूं, है ना, 13 गुना कर दूं। तो अगर मुझे ये बराबर करना हो तो मैं पुत्र की उम्र में 13 गुना कर दूंगा, दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। बस यहां से सॉल्व कर लीजिए एक्स के लिए, बहुत आसान है। 7x - 2 इक्वल्स टू 13x माइनस 13 दूनी 26x, 26, तो ये क्या हो जाएगा, 26 को इधर ले आओ, 26 - 2 और 13x - 7x, तो ये क्या हो जाएगा, 26 में से 2 गए कितने बचे, 26 में से 2 गए 24 बचे, 13x में से 7 गए कितने बचे, 6x बचे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/6, यानी 6 चौक 24, तो x कितना आ गया, x बराबर 4 वर्ष आ गई। तो यानी अगर x 4 आई तो ये किसकी उम्र है, x हमने मानी थी पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान जो उम्र है पुत्र की वो कितनी है 4 वर्ष, और पिता की कितनी है, पिता की वर्तमान उम्र, आप पूरे लिखना, आप ये डैश डैश मत लगाना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र की हो जाएगी 7 गुना थी, इससे 7x मानी थी ना हमने, तो ये हो जाएगी 7 गुना 4 यानी 7 चौक 28 वर्ष, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपका इसी के साथ पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के साथ, मतलब नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है। आप जब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ो और जो है इसको आप पूरे को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है आपको ईमेल आईडी दे रखी है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।